हमें देखना था कि सिलेबस क्या है, गैप क्या क्या है सिलेबस में जो नहीं पूछे गए हैं, और पास्ट ईयर के ट्रेंड्स क्या थे। आप बताइए कि आपने इतने ज़्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस कैसे किए। प्रेडिक्शन नहीं, ये एक्सपीरियंस था। इस बार क्वेश्चन आया है व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस। ठीक है, ये हम लोग ने अपने पेपर में भी पूछा है, एग्जाम में भी आया है। तो अब आप पूछिए कि ये क्वेश्चन कैसे हिट हुआ या फिर कैसे फ्यूचर के लिए बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज से उन टॉपिक्स को जो सिलेबस में दिए गए हैं उनको ऐड करते, कनेक्ट करते, जोड़ते हैं, तो वहां पर उसकी प्रासंगिकता या रेलेवेंस बढ़ जाता है और उस तरीके के ऐसे इसको पूछे जाने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है। GS2 में भी जैसे कहा था कि 2 GS के सब्जेक्ट्स को, 2 सिलेबस के पॉइंट्स को इंटरलिंक करके पूछने का ट्राई किया और थैंकफुली कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पूछा। नमस्कार दोस्तों, माध्यम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं कि आप हमारी पूरी टीम जो है वो आपके समक्ष आई हुई है, तो कुछ बताना ही होगा, कुछ मैसेज देना होगा, कुछ अच्छी बात आपको बतानी होगी। जैसा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने इंटरव्यू का जो रिस्पांस देखा तो उससे हम सभी जो है बहुत खुश हैं। हमारी टीम ने काफी मेहनत की और उसी इंटरव्यू के दौरान ही जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे थे और बाहर से भी हमें ये डिमांड थी कि सर एक यूपी पीसीएस मेंस जो 29 मार्च से होना था उसका एक मॉक टेस्ट करा दीजिए आप। तो समय बहुत कम था, लेकिन हमारी टीम जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन है युवाओं का और अनुभव का, एक्सपीरियंस और यंग दोनों ही इसमें। फिर हम लोग लगे, हमारी टीम ने काफी मेहनत की, पिछले लास्ट 10 ईयर्स के हमने पेपर्स को सॉल्व किया, देखा, सिलेबस के साथ उसे टैली किया और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को उठाया, वहां से जोड़ करके फिर हम लोगों ने पेपर सेट करना शुरू किया और लगभग 30 to 40% क्वेश्चन जो मेंस के हैं वो हमारे मॉक टेस्ट से आसानी से स्टूडेंट्स को मिले हैं। और यही नहीं, इंटरव्यू के दौरान जब हम लोगों ने कुछ एक्सपर्ट क्वेश्चंस किए, बच्चों के साथ में डिस्कशन किया, वहां पर क्वेश्चन जो पूछे वो क्वेश्चन भी किसी न किसी फ्रेम में आयोग ने अपने मेंस के क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी टीम के साथ आपको बातचीत करेंगे और वहां पर एक एक करके हम देखेंगे कि इस पेपर से कितनी चीजें टैली हुई और वहां पर क्वेश्चंस को रखे जाने का, ऐसे के टॉपिक को रखे जाने का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सोच करके वो चीजें जो है पेपर में हमारे एक्सपर्ट्स ने रखी। सर फिर पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी में आपका क्या इनपुट था, GS2 GS5 दोनों में ही पेपर कैसा था, और फिर आप बताइए कि आपने इतने ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस कैसे किए जो कि सब लोग देखेंगे अभी कि क्या प्रेडिक्शंस है हमारे। देखिए, प्रेडिक्शन नहीं, ये एक्सपीरियंस था जो बहुत बड़ा था। दिल्ली में चाहे अभी भी लड़कों के सामने PSIR का क्वेश्चन गेस करके मैं देता हूं तो उसमें से भी क्वेश्चन फंसते थे, और यहाँ पर लड़कों ने जो डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं कंडीशन को लिया। अब जैसे एक क्वेश्चन था कि PIL का क्वेश्चन था और मैंने सोशल जस्टिस को रिलेट इसलिए किया कि PIL को लेकर चीफ जस्टिस गवई जो थे वो टेररिज्म की बात कर रहे थे। एक जस्टिस का फार्मूला है कि बहुत डिले जस्टिस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लोग जो अपना सब कुछ, थोड़ा सा पेपर बनाते समय एक दामिनी मूवी का एक एग्जाम्पल आ गया जिसमें कहा कि तारीख पे तारीख, तो इससे कमजोर लोगों को क्या मिला, तो उस चीज को मैं मिला लिया और उससे एक क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन बनाने के पीछे सिर्फ एक ही फंडा था कि उस कंसेप्ट को चेक करना था कि जिसके कारण PIL क्या एक्चुअल में सोशल जस्टिस का पार्ट है, और अगर सोशल जस्टिस का पार्ट है तो वास्तव में PIL एक सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात कि पहले तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम बात करेंगे, आप पहले पेपर पे अपना आउटलुक दीजिए कि क्या पेपर कैसा लगा आपको। नहीं, पेपर तो बहुत अच्छा था। पेपर इतना अच्छा था कि पेपर को देख कर लग रहा था कि पेपर अगर सही से किया जाए तो 55 to 60% आसानी से लिया जा सकता था। और क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप उसको अच्छे से कर पाए, उसके लिए क्या जरूरी था? इसके लिए एक चीज पेपर को देख के लगा कि पहले के पेपर के कंपैरिजन कमीशन थोड़ा सा अपने पेपर को इनहेंस कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। अब पहले के पेपर मैंने देखा, पीछे के पेपर को बनाते समय देख रहा था तो वो सीधे क्वेश्चन थे। अब शायद एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो वो 2 क्वेश्चन को जोड़ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए? अब स्टूडेंट को अप्रोच करने के लिए ये है कि
कोई भी कंसेप्ट तैयार किया है तो उसके मल्टी डायमेंशन को पकड़ना पड़ेगा कि किसी भी डायमेंशन से उस चीज को क्वेश्चन को रिलेट किया जा सकता है। कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि जब डायमेंशन क्लियर होगा तो उस डायमेंशन के आधार पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो एज इट इज किसी न किसी इंपैक्ट पर जाएगी जरूर। हाँ। ठीक। अब आप एक एक क्वेश्चन दिखाइए कैसे आपने क्या किया। मैं सबसे शॉक्ड हो गया, सबसे पहले अर्जित मैं इस शॉक्ड हो गया कि मेरा क्वेश्चन 13 नंबर पे है, कमीशन का क्वेश्चन 14 नंबर पे है, एक क्वेश्चन 9th पे है, वो 10th पे है। सीएजी का है, ये 15 नंबर पे है, कमीशन का क्वेश्चन 13 नंबर पे है। अब ये तो एक क्या हो सकता है अनबिलीवेबल। एक तरीके से यही कहा जा सकता है कि ये कैसे होगा, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं लगा कि ये एक्सपीरियंस काम किया है मेरा। लेकिन आप एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करके बताइए कि आपने सोचा जैसे कैसे है। मैंने ये पीआईएल का आपने बताया, आप एससीओ का बताइए और यू का बताइए। दो क्वेश्चंस आपके सी। एससीओ के बताने के पीछे कई लॉजिक मैंने लगाए। पहली बात कि अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत की स्थिति डाउनफॉल में जा रही है। अब इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि डायरेक्ट फ्रंट पर जाकर वो अमेरिका से दो हाथ कर ले। हाँ। ऐसी स्थिति में अब उन राष्ट्रों के साथ भारत का कोलिब्रेशन बढ़ेगा जो अमेरिका को काउंटर या टक्कर दे सकते थे। तो उसमें थे चाइना और रसिया। और एक सिचुएशन और थी कि इसी संघाई कोऑपरेशन में सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज चला कि मोदी को मारने की बात आई थी, तो जनरली लोगों के नजर में रहा होगा। तो इन सबको मिलाकर मैंने कहा कि संघाई कोऑपरेशन ज्यादा है, और उसके ग्राउंड पर मैंने ब्रिक्स करेंसी की जो बात है तो दोनों को मिला दिया था। तो हम कहे कि एक क्वेश्चन संघाई से कर लेते हैं, एक ब्रिक्स से कर लेते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। तो संघाई से भी मिल गया, संघाई से क्वेश्चन आ गया। हाँ। और उस क्वेश्चन को एज इट इज उसने उठा के रख लिया उसने। अब यूरोपियन यूनियन वाले क्वेश्चन का बताइए। यूरोपियन यूनियन, ये माध्यम का क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इज द रिजल्ट ऑफ द नीड्स बोथ साइड एग्जामिन। यहां पर है कि वैश्विक भू राजनीतिक परिवेश में जिस तरह से ईरान पर अमेरिका अटैक कर रहा है और नाटो उसके साथ नहीं है। अब ऐसी कंडीशन पर एक चीज है कि जो यूरोपियन यूनियन हमेशा अमेरिका के लीडरशिप में आगे बढ़ता था वो अलग हो गया, तो ट्रेड दोनों पर डिफेक्टिव पड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका यूरोपियन यूनियन को लगता है कि हमको एक मार्केट चाहिए, और इस मार्केट में भारत से अच्छा बड़ा कोई मार्केट है नहीं। अब भारत को चाहिए कि टैरिफ को लेकर जो अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्ट हो रही है उसको भी एक नई मार्केट चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि ये क्वेश्चन ज्यादा इफेक्टिव है, ये क्वेश्चन पूछेगा भी, और पूछ दिया उठा के। उसके बाद एक क्वेश्चन था सिटीजन चार्टर। जनरली ये सिटीजन चार्टर का मैंने कई साल का पेपर एनालिसिस किया था, उसमें सिटीजन चार्टर किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा था। ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन आ गए। ये एक सौभाग्य ये कह सकते हैं कि, या हो सकता है लड़कों का जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया हमारे यहाँ और उसके बाद पेपर देने के बाद उन्होंने जब देखा कहा कि सर कहे कि सर ये पेपर बहुत एकदम नियर बाई कमीशन के पहुंच गया, बहुत फायदा हुआ। सेम सीएजी का भी रिपीट हो गया। सीएजी का भी तो सीएजी का करने के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने फार्मूला अपनाया था कि सीएजी एग्जाम कब हो रहा है? मार्च में हो रहा है। लास्ट मंथ आप फाइनेंसियर है। अब बजट के बारे में चर्चा होगी। अब बजट को एग्जामिन करने का पावर इसी के पास है। एक स्टेप आगे। दूसरी बात कि सीएजी एक ऐसी पोजीशन थी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, जो सेंटर और स्टेट दोनों के बजट के फाइनेंस की बात करता है। तो वहां से इसीलिए मैंने इसके साथ जोड़ भी दिया था, फेडरलिज्म कंसेप्ट को जोड़ दिया था। यानी बेसिकली आपने वही ट्राई किया कि दो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया, मल्टीपल डायमेंशन। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि जहां पर
वही पार्टियां जो सेंटर में है और स्टेट में हर जगह ये बात होती है डबल इंजन, और डबल इंजन की सरकार में भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो ये ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटिकली हो जाएगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल ग्राउंड पर ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएजी के पीछे सबसे बड़ा कि जब तक कंसेप्ट नहीं होगा तब तक ये नहीं पता चले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट कहां से बनेगा, ये चीज थी। और इसी के बिहाफ पर मैंने 5th पेपर भी रखा था, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए। वहां पर इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली जितनी फर्स्ट पेपर में मिली थी, हम सेकंड पेपर में मिली थी। तो थीम्स रिपीट हुई, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपीट, साइंस टेक, तो अब इस तरह से जो हो गई, तो ये एक सौभाग्य कह सकते हैं कि, लेकिन एक आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन का क्वेश्चन है और आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपने पूछा। हाँ, सबऑर्डिनेट कोर्स। तो जुडिशरी देखिए, हर जो सिलेबस होता है अरिजीत की, हर सिलेबस के हर एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कौन सा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिलेवेंस क्या, पूछ दिया लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पूछने के पीछे एक लॉजिक थी कि भारत में जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव का ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं पर भी बाइपोलर लेजिस्लेटिव नहीं, 5 to 6 स्टेट में ही बाइपोलर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अब इसके पीछे, और दूसरा लॉजिक यहां पर मैंने लगाया था कि स्टेट की इकोनॉमिकल कंडीशन, स्टेट की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, अरे वो बहुत कमजोर है। अगर सेंटर इकोनॉमिकल सपोर्ट ना करे तो स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सैलरी नहीं दे सकता है। अब इस सिचुएशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर है ही नहीं, तो एक प्रकार का इकोनॉमिकल बर्डन था ये लेजिस्लेटिव, और इसी के लेकर लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द डिले हाउस कहा जाता है। केवल 4 महीना विधेयक को, बिल को रोक कर उसके बाद, तो ये इसको लेकर मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पूछकर लेजिस्लेटिव असेंबली पूछ लिया। तो इसका मतलब ये है कि 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके वजह से क्वेश्चन राइज कर लिया गया होगा। कुल मिला के यही था। काफी अच्छा, क्योंकि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर भी अभी PSIR के क्वेश्चन हम बनाए थे, लड़कों को दिए थे, जो हमारे स्टूडेंट हैं दिल्ली वाले, तो उन्होंने भी कहा कि सर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हमको मिल गए। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मिल गया, बस, और क्या कर सकते हैं। तो आप प्लीज शेयर करिए कि आपने कैसे एसए के पेपर को और हिंदी के पेपर को सेट किया था, क्या आपके उसके पीछे लॉजिक्स थे? अब देखिए, जैसे इसमें यूपीपीएससी 2025 का एक ऐसे का टॉपिक है, इंडियन वुमेन इन दी 21st सेंचुरी फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी, स्वप्न से यथार्थ तक। अब इसमें जो उनकी डिमांड है वो एक समय नारी के लिए कैसा सोचा जाता था, क्या माना जाता था, उनकी क्षमताओं को कितना कमतर आंका जाता था, और वहां से 21वीं सदी तक आते आते आप देखिए कि हर क्षेत्र में, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, हर जगह महिलाओं का रोल जो है वो बढ़ रहा है। और यही ऐसे हम लोगों ने देखिए, अब शब्दशः तो चीजें नहीं मिल सकती क्योंकि शब्द तो नहीं पकड़े जा सकते, लेकिन हाँ थीम आप जरूर पकड़ सकते हैं। जो हमने टॉपिक दिया था उसमें था नेशन बिल्डिंग थ्रू वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से राष्ट्र निर्माण। ये कब होगा? जब महिलाओं को वास्तविक शक्तियां उनकी मिलेंगी, जो स्वप्न पहले कभी हुआ करते थे वो अब कहां बदल रहे हैं, यथार्थ में बदल रहे हैं। इसलिए जो है वो राष्ट्र निर्माण हो रहा है और उनका जो है कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी के लिए भी और नेशन के लिए बढ़ रहा है। अब इसी तरीके से देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेसेसिटी और कंपल्सन, आवश्यकता या व्यवस्था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो लगातार इस पर पूछती रहती है, काम करती रहती है। तो अब इसमें अगर आप देखिए तो वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के आया था, और मैंने उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक बनाया था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इंडियाज फूड सिक्योरिटी। क्योंकि आने वाले समय में, जैसे उन्होंने कहा नेसेसिटी, आवश्यकता, तो आवश्यकता तो है फूड सिक्योरिटी आवश्यक, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, ठीक है, और हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही वो विकल्प है जिससे हम आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो जैविक खेती हमारे लिए आवश्यकता है, ये व्यवस्था नहीं है। और इसको मुझे लगता है जिन्होंने लिखा होगा उन्होंने ये सिद्ध किया होगा। तो ये दोनों टॉपिक इस तरीके से थे। अब देखिए, इसमें फिर एक टॉपिक आया है, भारत की विदेश नीति, गुट निरपेक्षता से बहुध्रुवी कूटनीति तक, इंडिया फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नॉन अलाइंड टू मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। हमारी प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुई हैं, उनका जो मैं
जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो मैंने उन्हें एक ऑप्शन दिया था, लो आप चाहे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जा करके जो माध्यम आईएएस का चैनल उस पर जा करके इसको सर्च करिएगा। तो मैंने उससे पूछा, उनसे एक ऑप्शन दिया था, मैंने कहा था कि आप दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड या बाइपोलर वर्ल्ड। मैं 3 कंडीशन आपको दे रहा हूं, आप चाहते हैं कि विश्व कैसा, वर्ल्ड कैसा देखना चाहते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं और क्यों? तो इसका उन्होंने आंसर दिया था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। सिर्फ उसी पर देखिए क्वेश्चन आयोग ने पूछा, इंडिया फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नॉन अलाइंड मूवमेंट टू मल्टीपोलर डायमेंशन, और इसी पर मिलता जुलता एक ऐसे जो मैंने दिया उसमें देखिए बदलती इवॉल्विंग इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स एंड द चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स हो रही है चेंज, भारत अब विश्व जो है वो बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में बाइपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट टूट रहा है। तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक मुझे लगा कि पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो घटनाक्रम चल रहा है, रसा, चाइना, यूएसए, अब कई सारे पावर सेंटर्स, इंडिया अपने आप में एक पावर सेंटर के रूप में उभर रहा है, इंडिया खुद एक पोल हो गया। तो एक पोल बन रहा है, उसके इर्द गिर्द जो है लोग लामबंद हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस आधार पर मैंने इसको दिया। फिर एक स्कीम को लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी। अब देखिए यहाँ पर यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित उन्होंने पूछा कि नए भारत का स्वप्न क्या है, नया भारत क्या, विकसित भारत 2047 को लेकर के जो टारगेट किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अब देखिए अपना टॉपिक देखते हैं हम लोग, ऐसे का हम लोगों ने क्या रखा था, जो मैंने रखा था वीवीजी रामजी स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है और विकसित भारत की ओर एक कदम। तो लगभग अगर आप देखें थीम आ रही है वो सेम आ रही है। तो इस तरीके से आप देखिए तो आपके लगभग 4 टॉपिक ऐसे के ऐसे थे जो पेपर में एक तरीके से आप कह सकते हैं डायरेक्ट वो मिल गए, लमसम वही लिखना है। और ऐसे में मैंने कहा कि शब्द नहीं पकड़े जा सकते, थीम उसका क्या है, एसेंस क्या है, उसी के आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा एफर्ट कम समय था हम लोगों के पास, उसमें किया गया और हमें उम्मीद है कि जब आगे हम लोग और बेहतर एफर्ट करेंगे तो इससे ज्यादा अच्छे परिणाम जो है आएंगे और छात्रों को हम काफी मदद पहुंचा पाएंगे। सर हिंदी के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कॉमनैलिटी आपने कैप्चर करी? अब देखिए हिंदी के पेपर को अगर आप देखें तो हिंदी में जो ग्रामर का पोर्शन है वो लगभग फिक्स पोर्शन है, इसमें बहुत कुछ करने को होता नहीं है। अगर आप पिछले 10-15 सालों के प्रीवियस पेपर को उठाते हैं और उसको जो अच्छे से कहते हैं घोट के पी गए हैं आप, तो उनसे भी लगभग काम आपका चल जाता है। अब उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, वर्तनी हो, वाक्य संशोधन, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे अब यहां पर दिया हुआ संयम, तो सब है उपसर्ग प्रीफिक्स है इसका। अब इस तरीके के सम से पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया इस तरीके का। यहाँ पर देखिए स्थावर एक विलोम मैंने भी रख दिया था, वो बाई चांस एक सीधा सीधा मिल गया, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ लिमिटेड एरिया से ही आप देखिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें कमीशन का तो ये उपसर्ग यहाँ पर उपसर्ग था, देखिए संकेत, ठीक, अतीत। अब यहाँ पर उपसर्ग को अलग करना था, ये कमीशन का पेपर है तो सम यहाँ भी देखिए आपको मिल गया आसानी से। तो इस तरीके से हो जाता है कि आप जब तैयार करते हैं इसको तो वहां से चीजें जैसे आदरणीय है, ई प्रत्यय है, एग्जाम में पुजारी है, ई प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरीके के आप देखेंगे तो जनरली वो करता क्या है आयोग की, उन्हीं पेपर्स को स्टडी करते रहते हैं और उन्हीं से कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके पेपर को बनाते रहते हैं। तो हिंदी में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हर विद्यार्थी जो लगातार एग्जाम दे रहा है वो अच्छे से इसको कवर कर सकता है, ठीक से कर सकता है। लेकिन ये नंबर बहुत अच्छे देते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर दिक्कत जो नहीं मिलते वो कहाँ नहीं मिलते हैं, वो गद्यांश है, वो आपका संक्षेपण का हिस्सा है। वो संक्षेपण मैथमेटिक्स के नंबर देगा, अगर आप उसको पकड़ पाए, समझ पाए तो पूरा नंबर मिलता है, वरना जाता है। पत्र लेखन है, 8 प्रकार के पत्र हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, है ना। तो वो उन्हीं से घूम फिर करके, जैसे इस बार अधिसूचना से उन्होंने पूछ लिया पेपर के अंदर। तो आप देखेंगे तो ये तो ग्रामर का पोर्शन है और यहाँ पर अगर कोई सही हिट करता है, और मैं 10 साल के पेपर को एक आधे से एनालाइज कर ले। और थोड़ा सा एक चीज और, स्टेट लेवल पर जो एग्जाम हिंदी के हो रहे हैं, जो भी जिनमें हिंदी आ रही है, उनमें भी जो ग्रामर पूछी गई है उसको भी आप ले लीजिए, तो कई बार क्वेश्चन वहां से भी उठा लिए जाते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। वाक्य संशोधन को देखेंगे तो बार बार वही वाक्य संशोधन में वो चीजें पूछते हैं, एक तो ग्रामर की एरर दे देते हैं, ठीक है, आपको जेंडर की एरर दे देते हैं, अनावश्यक पद दे देते हैं। जैसे थोड़ा सा अगर आगे बढ़े हम लोग वाक्य संशोधन की ओर, ये और आगे आयु के पेपर की तरफ आइए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तुम्हारा हृदय वज्र है पत्थर है। अब चाहे वज्र कह लो या पत्थर कह लो, थोड़ा सा पेपर के पीछे जाइए, अपने पेपर की ओर आते हैं। मैं सप्रमाण सहित ये बात कहता हूं, तो चाहे सप्रमाण लगा दो, सहित अनावश्यक हो गया, या स हटा दो, प्रमाण सहित कहता हूं, तो लगभग आपको सिमिलरिटी मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे आप देखिए अब यहाँ पर उन्होंने दिया भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट होता है, ये वर्तनी दोष है तो स्पेलिंग एरर से आपका आ जाता है।
अनावश्यक पदों से, जैसे पेपर में अगर आप देखें वो विलाप करके रोने लगा। विलाप में अपने आप इनबिल्ड है रोना, कोई विलाप करेगा अलग और रोएगा अलग, ऐसा तो होता नहीं है, तो अनावश्यक पद है। अब अनावश्यक पद का मैं आपको और पीछे दिखाता हूं, यहां पर दिया होगा वो पतिव्रता स्त्री है, अरे पतिव्रता स्त्री होगी, पुरुष थोड़ा हो सकता है, तो अनावश्यक पद है। तो इस तरीके के कुछ फिक्स चीजें 10-15 रूल हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप पेपर को कवर कर सकते हैं। तो हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारा लोग पढ़ते रहते हैं। हाँ, अगली बार मैं कोशिश जरूर करूंगा, ट्राई करूंगा कि कम से कम जो शब्द दिए जा रहे हैं 50% मेरे दिए हुए शब्द जो है वो आयोग में पूछ लिए जाए। तो अगर ऐसा होगा तो ये उपलब्धि की बात होगी हमारे लिए। बाकी हिंदी ग्रामर का जो है वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, जो मेंस अपने स्टूडेंट दे रहे हैं इस बार, उन्होंने बहुत अच्छे से हिंदी को टैकल किया है, पढ़ा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इंटरव्यू में जो बच्चे हैं वो भी आएंगे और अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए हम लोगों को। तो मैम, एथिक्स हम लोग के इस मेन सिमुलेटर पेपर का वन ऑफ द हाईएस्ट डायरेक्ट हिट रेशियोज का पेपर था। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा डायरेक्टली इतने क्वेश्चंस कैसे हिट हुए, और पेरिफेरी भी काफ़ी हुए, बट आई थिंक एथिक्स एंड पॉलिटी वर वन ऑफ द हाईएस्ट हिट सब्जेक्ट्स। तो एथिक्स वाले पार्ट को अब आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट वाज द मैजिक बिहाइंड इट, कि कैसे यू कुड हिट ऑल द क्वेश्चंस डायरेक्टली। सो सर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक्सेल पे एक चार्ट बना लिया था, जिसमें कि जितने लास्ट 3 to 4 years के क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक के नीचे एक एनलिस्ट कर लिए थे, एंड देन आई कुड फाइंड दैट देयर इज सॉर्ट ऑफ अ रिकरिंग पैटर्न, एंड देन आई ऑल्सो केप्ट द सिलेबस ऑन वन साइड, जिसके थ्रू मुझको ये पता चल गया कि सिलेबस का कौन सा पार्ट अभी तक अनआस्क्ड है बेसिस दीज 3 years ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई हैड, एंड उसको और रिकरिंग टॉपिक्स को मैंने कंबाइन करके सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट किए, एंड it's a blessing for the institute that we've been able to mark so many questions on our mock, which actually featured in the main examination So also. let's discuss some of them one by one. So the first one, which was like a direct hit, was कि commission में पूछा that the role of self-regulation in improving performance at workplace, and we asked what is self-regulation as a component of emotional intelligence, how does it help a civil servant in crisis management. So basically मैंने जब ये चार्ट मैंने आपको बताया जो था, लास्ट 3 years से सेल्फ रेगुलेशन किसी ना किसी फॉर्म में इमोशनल इंटेलिजेंस का is the bigger part, which consists of self-regulation. So emotional intelligence features every year in the examination in some way or the other. So 2022 में उन्होंने उसके basic dimensions पूछे, फिर 2023 में they asked with respect to governance, उसके बाद उन्होंने 24 में पूछा disaster management के respect में, बट अभी तक उन्होंने गोल्डमैन का जो मॉडल था इमोशनल इंटेलिजेंस का वो पूछा ही नहीं था, एंड विच सॉर्ट ऑफ इज अ वेरी वेरी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और वो हम लोग सबसे ज्यादा क्लास में भी पढ़ाते हैं. सो आई थॉट कि इतना इंट्रिंसिक पार्ट अभी तक कैसे नहीं पूछा है, सो आई थॉट इट वाज ओनली राइट टू आस्क इट एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड वी वर लकी कि कमीशन ने भी वही क्वेश्चन पूछ लिया. So like a basic focus on the theory behind emotional intelligence. Yes, basically there is a system that is devised by Goleman that talks about self-awareness, self-regulation, and it has certain parts. कौन से उसके motivation, all of those parts are part of emotional intelligence umbrella. So I picked up self-regulation and I asked directly on it because it is supported by a theory given by Goleman. So that is how self-regulation is different from the other principles that are inside emotional intelligence, and because it had a theory backing, I thought that it was right to test the theoretical part of it. And in terms of thinkers, आपने 2 hit किए directly, एक Aristotle and second चाणक्य. कमीशन ने पूछा Aristotelian view of virtues, और हमने भी सेम पूछा Aristotle's theory of virtue ethics. So वेस्टर्न थिंकर्स पिछले 3 साल से आए ही नहीं है, तो मुझे लगा कि 3 साल से नहीं पूछा गया है तो एक गैप क्रिएट हो रहा था, तो मुझे लगा क्या पता इस साल पूछ लें जस्ट एज अ सरप्राइज एलिमेंट. तो जब भी वेस्टर्न थिंकर्स की बात होती है, सो ऑन टॉप ऑफ योर हेड यू हैव पीपल लाइक प्लाटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, जेरेमी बेंथम एंड J.S. मिल. बट उसमें देखा जाए कि सबसे जो टॉप फेवरेट होता है विच इज एरिस्टोटल. So I thought let's ask Aristotle.
क्योंकि सोक्रेटिस और प्लाटो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चला जाता है कभी कभी। एरिस्टोटल का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत वेल स्टडीड भी है। सो आई थॉट लेट्स आस्क इट। And the application part of it was also repeated. Yes. So basically there is a rule, आजकल तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है कि थ्योरी को वो बिना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ ब्लेंड करे नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ करके क्या करेंगे कि बताइए व्हाट इज यूडाइमोनिज्म। आई थिंक दोस टाइम्स हैव पास्ड। दे वांट टू नो दैट हाउ कैन यू अप्लाई eudaimonism in assessing a situation. जैसे आज भी क्लास में when I was teaching dimensions, I asked them that do you think if Aristotle was alive today, what would he say about war? So that is the sort of thinking that they want you to sort of foster. कि Aristotle's eudaimonism or the idea of human happiness or fulfillment, can it be done through war? The answer is no. So Aristotle doesn't support war. It is as clear as that. They want that sort of an application. Next, the value question. So this is in fact a very integral part of the syllabus, that what are values, what are the features of value, and what is the role of various elements of socialization in development of these values, like family, like educational institutes, media, etc. तो मैंने ये पूछा था कि क्या है values and what is the role of educational institutions in development of values, and how is this different from the kind of values that you develop from your family and society. Commission ने ये पूछा है that what are values, distinctive features of value, and the role of family in inculcating these values. तो I think it's quite a hit in that sense कि मैंने ये पूछा है कि educational institute से कैसे अलग है family values, और उन्होंने directly straightforward question पूछ लिया that what is the role of. So this is in fact a direct hit from the syllabus. This again just shows you that if you prepare each topic of the syllabus, you will be rewarded in some way or the other. And about the corporate governance question. Corporate governance हर साल आता है एग्जाम में, उसका एप्लीकेशन चेंज होता रहता है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ थीम हर साल एग्जामिनेशन में आता है। किसी ने भी जिसने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए हैं, दिस विल बी नॉट अ सरप्राइज टू देम that you will always find corporate governance in some form. इस बार उन्होंने CSR पूछ लिया, तो corporate governance अगर आपने प्रिपेयर किया, एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर्ड है ही। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है टू स्कोर मोर is to prepare all the dimensions and angles from which corporate governance can be studied. And the Gandhian question again. So this one was more. in fact a very it had to happen. I'll tell you why. क्योंकि डियोंटोलॉजिकल साइड ऑफ थिंग्स से अगर पूछा जाए, हर साल एक क्वेश्चन आता है। 22 में आई थिंक उन्होंने बुद्धा पूछा है, 23 में भागवत पूछा है, 24 में उन्होंने विवेकानंद पूछा है। एंड डियोंटोलॉजी के इंडियन थिंकर आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर वन इज गांधी, एंड ही वाज नेवर आस्क्ड। सो आई थॉट अगर एक डियोंटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू थिंकर फिलोसफी को हर साल पूछा ही जा रहा है विदाउट रेपिटेशन, तो इस साल क्या बचता है। सो इन दैट, एंड जो भी थिंकर्स आते हैं वो हमेशा डायरेक्ट ही होते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट थिंकर्स नहीं होते। सो आई थॉट दैट गांधी जी इस साल पूछे जा सकते हैं इन दैट रेल्म, कि अगर पूछ ही रहे हैं कि डियोंटोलॉजिकल इंडियन थिंकर। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी struck it with Trusteeship. yes. And then public fund management was repeated here. Yes, so मजे की बात ये है कि मैंने तो एक्चुअली ये सोचा था कि पब्लिक फंड मैनेजमेंट का हम लोग ने अपना क्वेश्चन बनाया था, दैट व्हाट इज द नीड फॉर एथिक्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ये क्वेश्चन हमारा था, और इन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांधी जी वाले क्वेश्चन को पब्लिक फंड मैनेजमेंट के साथ क्लब कर लिया। सो या दैट हैपेंड। ये बेसिकली मैंने इसलिए पूछा बिकॉज हर साल ही अराउंड द थीम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर्टी एंड इंटेग्रिटी एक क्वेश्चन आता है। या तो वो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे व्हाट इज इंटेग्रिटी, या तो वो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स और सिस्टम्स ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोबिटी इन गवर्नेंस एटसेट्रा। So utilization of public funds is just a very direct example of Even that, right? relates to corruption. Exactly. So in that sense, they sort of blended it with Gandhi and they asked it there also. You're making it sound easy, but
उसके बाद social influence and persuasion, the question that was asked in the previous one. This social influence, public information campaign. Direct. What about this? Direct pick from the syllabus Oh. and asked every alternate year. And what about आपका जो question था? How to persuade stakeholders? What was your logic behind it? सो बेसिकली क्या होता है कि मैं जब केस स्टडीज पढ़ती हूँ तो फिर उसमें हमेशा एक क्वेश्चन ये होता है कि स्टेक होल्डर्स कौन है और सिविल सर्वेंट उस सिचुएशन में करेगा क्या. एंड आई वाज फाइंडिंग दिस पैटर्न इन द पेपर्स दैट जब भी जो केस स्टडी आती है उसकी जो आस्क होती है वो उसके नेक्स्ट ईयर या उसी पेपर में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी होती है. Okay. सो आई थॉट कि जो अभी तक केस स्टडीज आई हैं उस केस स्टडी में हमेशा जो एक एंड क्वेश्चन होता है वो ये होता है दैट व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स, हाउ विल द civil servant in that situation persuade the stakeholders, what are the values that the civil servant will invoke to make sure that decision happens, which Change in behavior takes yes, so I just put that in a theoretical format. And So amongst all these questions and so many more, which we there can't was one discuss. more question on Kautilya that I asked, which is not in this PPT, but that was also a direct hit. And उसका रीजन ये है कौटिल्य मैंने क्यों डाला था इज क्योंकि कौटिल्य आज तक इंडियन थिंकर्स में या फिर इंडियन इकोनॉमिक बिग थिंकर्स में पूछे नहीं गए. एंड इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ व्हाट वी टीच. It's very much definitive of the kind of expectation that we have from the aspirants. So I just put it in a direct form, and Chanakya was asked this year also. So among from all those which were also asked and which we can't show, आपका overall takeaway क्या था for the GS4 paper and what would you suggest the students for next year? If there are three things that I had to suggest students for GS4, because GS4 is very, very important for shooting up your entire mains body of marks. Number one, each topic of the syllabus should be prepared, and not just in a theoretical way, with applications, with current affairs, with current happenings, and with each other. Ethics के दो parts हैं. एक है आपके virtue ethics, जिसमें आपके फिलोसोफर्स आते हैं, थिंकर्स आते हैं, और एक होते हैं और ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं लाइक अकाउंटेबिलिटी, लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, उनको आप इन स्टैटिक वर्च्यू एथिक्स के साथ क्लब करके पढ़ें. उससे आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, क्वेश्चंस भी ज्यादा हिट होंगे. एंड नंबर टू, आई वुड से दैट एवरी टॉपिक दैट यू स्टडी should have a very practical example in the points. वो आप अगर करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आप खुद ही डिटरमिन कर लेंगे. इस बार क्वेश्चन आया है व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस. ठीक है, ये हम लोग ने अपने पेपर में भी पूछा है, एग्जाम में भी आया है कि एल्गोरिथमिक बायस क्या गवर्नेंस पे अप्लाई होता है. तो अब आप पूछिए कि ये क्वेश्चन कैसे हिट हुआ या फिर कैसे फ्यूचर के लिए बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. सो मैंने ये ट्रेंड देखा कि सोशल प्रॉब्लम और टेक्नोलॉजी को वो ब्लेंड करके पूछ रहे हैं. लास्ट ईयर उन्होंने पूछा सोशल मीडिया प्लस एनवायरमेंट. अब अगर आप देखिए टुडे द टॉक ऑफ द टाउन इज एआई. ठीक है, एंड टू नॉट हैव एआई इन द एथिक्स पेपर व्हेन द चैटर अराउंड इज कि एआई के अराउंड एथिक्स क्या है, वो बायस इंक्लूड करता है, स्टफ लाइक दैट. So it was only natural to club AI with ethics and ask that question. So yeah, one should totally question what is happening in today's times. जैसे next year के लिए definitely ये पूछूंगी कि war ethics आपका prepared होना चाहिए, है ना. इस बार अगर AI और ethics पूछा गया है, environmental ethics पूछा जा चुका है, so bio ethics, war ethics, ये सब बहुत ही probable questions हैं जो कि next year आपसे पूछे जा सकते हैं. Okay, thank you. Let's hope कि next year is even more wonderful than this one. Thank you. Thank you. So talking about GS1 and the contribution of geography related questions in GS1, please tell us how you compiled the questions and how could you get these hits. GS1 और geography, the part of which is a part of GS1, वो GS3 में भी और GS6 में, तीनों में all across it comes. And हमें देखना था कि syllabus क्या है, गैप क्या क्या है सिलेबस में जो नहीं पूछे गए हैं, और पास्ट ईयर के ट्रेंड्स क्या थे.
बस इस सिंपल बेसिस पे ये मैंने ट्राई किया कि कुछ क्वेश्चंस हिट हो पाए एंड सम ऑफ देम गॉट हिट। सो एक क्वेश्चन जो कि कमीशन में आया था, इंडियाज कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। नाउ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज रिगार्डिंग ओशंस वाज ऑलरेडी आस्क्ड, ये पहले भी पूछा जा चुका था। और वही क्वेश्चन एक साल में, मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि 2023 का क्वेश्चन 25 में रिपीट हो सकता था, क्योंकि एक ऑल्टरनेशन था पैटर्न में क्वेश्चंस के, एंड विच आई थॉट वुड लीड टू अ सिमिलर क्वेश्चन। तो मैंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको मैंने इंक्लूड किया एंड उसको मैंने रिसोर्स पोटेंशियल से जोड़ा। सो अगेन लाइक यू सेड अबाउट एथिक्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स इन जीएस, GS2 में भी जैसे कहा था कि 2 GS के सब्जेक्ट्स को, 2 सिलेबस के पॉइंट्स को इंटरलिंक करके पूछने का ट्राई किया, और थैंकफुली कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पूछा। तो अगर किसी ने करा होता तो ऑब्वियसली वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भी क्वेश्चन हिट कर सकते थे। नेक्स्ट, बाउंड्री प्रॉब्लम्स, बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स इज अ कॉमन टॉपिक, एक सिलेबस का पॉइंट है and which is different from UPSC. UPSC doesn't have a specific point regarding boundaries and frontiers. So मुझे लगा था कि कोई ना कोई बाउंड्री या फ्रंटियर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इनफैक्ट 2 आए। एक हमने यहाँ पे देखा, इंडिया एंड चाइना के बीच में साइनो इंडियन बॉर्डर पे एक क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन आया फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज के बीच का डिफरेंस एंड प्रेजेंटिंग अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमने क्वेश्चन दिया था major problems of boundary demarcation in Indian subcontinent and comparative study of India Pakistan and India Bangladesh boundaries. So basically 2 major boundaries. यहाँ पे हमें सारी boundaries का एक टाइप बताना था और उनके बीच के differences बताने थे। तो again you have to try to hit the syllabus points and correlate them with very contemporary issues. India Bangladesh very much in news. India Pakistan last year Operation Sindoor very much in news. So thankfully एक बहुत ही narrow hit था ये। Next, GS3, again some part of sustainable development, industrialization every year is in the question paper. Sustainable development itself एक syllabus का point है, इस वजह से एक direct hit हो गया। यहाँ पे हमने पूछा था critically evaluate India's progress in achieving the SDGs and where does India stand in SDG 1, 2 and 13। यहाँ पे पूछा गया how can inclusive and sustainable industrialization यानी SDG 9 drive economic growth, SDG 8 ensuring environmental sustainability, that is SDG 12 and 13. So basically SDGs यानी sustainable development और debate between development and environment is always in news. तो उसको address करना बहुत important था through SDGs and almost a similar wording of the question that got hit in GS3. Next, land reforms, again एक repeated theme है syllabus का topic and it again got repeated. couple of years back भूदान मूवमेंट पूछा था, उसके पहले इन जनरल लैंड रिफॉर्म्स के इश्यूज और ऑब्स्टिकल्स पूछे थे। यहाँ पे अगेन सेम अनफिनिश्ड एजेंडा, हाउ लैंड रिफॉर्म्स आर एन अनफिनिश्ड एजेंडा। 2023 में जो पूछा था उसका ऑलमोस्ट एक रिपीट आया। तो अगेन एक ऑल्टरनेशन इज वर्किंग इन यूपीपीसीएस। तो इसमें लैक ऑफ प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स और टेनेंसी रिफॉर्म्स को स्पेसिफिकली एड्रेस करके इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से कनेक्ट किया। यहाँ पे हमने पूछा था Digital India Land Records Modernization Program and discuss its role in resolving land disputes. So again, ये land records का proper maintenance और उनकी कमी जो यहाँ पूछी थी, हमने उसे एक way forward के sense में पूछा था, क्योंकि ये prediction था कि क्योंकि land reforms के obstacles आ चुके थे, so now इन्होंने the directly question question पे पूछा should have been on the way forward, but they tried to hit a similar question which was already asked. If you see a common pattern or trend over here based on GS1 also, I would say that UPPSCS is more direct in its question asking flavor. अगर आप जो एक implicit theme है उसकी जगह वो basic ground work करने वाले को बहुत ज़्यादा reward करते हैं. So I think studying your syllabus in great depth would really Definitely help you. Definitely, and interlinking them and so many dimensions, the issues, the way forwards, everything that can be done. Now next, security is development and development is security. UPPCS ने क्वेश्चन पूछा and analyze the symbiotic relationship from India's security perspective. Development and extremism syllabus का direct topic है, जो कि directly link करता है left wing extremism से, which is in theory essentially a developmental problem, जहाँ पे development का deficit है, governance का deficit है, जिस वजह से एक extremism है, which is the left wing extremism, जिसका की target इस साल का elimination का है by the government on 31st March 2026. By that date we will be officially eliminating the
extremism due to the left-wing Naxalism. And at this point, I think students should also keep in mind the sort of perspective or the point of view that the commission has. Commission ने ये पूछा है that security is development and development is security. तो आपके मन में ये चीज एम्ड होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि जो सिक्योरिटी है वो डेवलपमेंट के थ्रू कैसे अचीव हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में रेपिटेशन काफी होता है. तो यू शुड बी एबल टू आंसर that how is Indian internal security perpetrated through development. नेक्स्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अ डायरेक्ट हिट. ह्यूमन ट्रैफिकिंग सीधा पूछा था, एक सिलेबस का टॉपिक है जो कि नहीं पूछा गया था. सो दिस वाज अ गैप एरिया. और मुझे लगा था मनी लॉन्ड्रिंग आ चुका है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड आ चुका है, बट अ डायरेक्ट सिलेबस टॉपिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाज नॉट यस. बट अदरवाइज क्या पूछते हैं ऑल्टरनेट? अदरवाइज नार्को टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड देन मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है. So there is an alternation. Alternation and this was a gap which was never asked. So human trafficking, major cause of human trafficking, हमने भी वही पूछा, exactly वही. The legal provisions made This is to in prevent human fact trafficking. loves by love same है. Major causes of human trafficking, major causes of human trafficking. Definitely. Role of government पूछा था, हमने Superb. laws पूछे थे. So thankfully this was a direct hit. Next comes GS6. यहाँ पे questions बहुत direct hits नहीं थे, but काफी direct थे. काफी हद तक एक same theme पे थे. की फीचर्स ऑफ यूपी स्टार्टअप पॉलिसी हमने पूछा था. यहाँ पे पूछा है होलिस्टिक विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड अ लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. यहाँ पे अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम. इन्वेस्टमेंट इन यूपी इज अ मेजर सिलेबस टॉपिक और उसी थीम पे स्टार्टअप से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाया था. यहाँ जो क्वेश्चन आया वो डायरेक्टली सीधा डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने पे आया था. सो इट वाज मोर डायरेक्ट, इट वाज मोर कॉम्प्रिहेंसिव. But the theme was all about investing in UP and especially in the digital part of it. Again, ये syllabus point 22 है जिसमें कि sericulture, floriculture, horticulture ये सब एक ही point में clubbed है. And it gets asked every year, हर साल पूछते हैं. इस साल current status of sericulture and floriculture in UP हमने पूछा था and major problems in their development. यहाँ पे पूछा the major schemes launched by government of UP to promote silk production. So again, if anyone had read these model answers, तो you would have got. So may I just add a little something? अगर आप लखनऊ में हैं या प्रयागराज में हैं या फिर आप वाराणसी में हैं, जो भी आपकी सिटी की मेन ट्रंक रोड है और जहाँ पे गवर्नमेंट के एड्स लगे हैं और आप यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर उन एड्स पे थोड़ा भी फोकस करेंगे तो आपको गवर्नमेंट के फोकस एरियाज बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे. जैसे हमारे यहाँ की जो आईटी कॉलेज वाली मेन रोड है जहाँ पे गवर्नमेंट एड्स लगे हुए हैं लाइन से डिवाइडर पे मेट्रो पिलर्स के ऊपर, वहां पे फ्लोरिकल्चर के बोर्ड हर 3-4 बोर्ड के बाद लगे हुए हैं और यही इन्होंने पूछा भी है. यही हमने ट्राई किया फ्लोरिकल्चर सेरिकल्चर पूछने का, इन्होंने सेरिकल्चर पूछा. तो यूपी इज द 4th लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द कंट्री. सो यू कैन फाइंड दीज फोकस टॉपिक्स ऑन दीज होर्डिंग्स टू सी कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है एंड देन यू कैन. और उसके साथ अगर आपको यूपी की मेजर रैंकिंग्स पता है इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स और अगर यूपी इज रैंक वेरी हाई इन समथिंग तो उससे रिलेटेड कोई भी स्कीम या पॉलिसी आने के बहुत हाई चांसेस है. नेक्स्ट, की फेज ऑफ मिशन शक्ति फेज 4 एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट्स इट्स अचीवमेंट्स. ये हमने डाला था क्वेश्चन और यहां पूछा गया बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स implemented in the last decade. So again एक लार्जर क्वेश्चन था, मोर कॉम्प्रिहेंसिव. हम लोगों ने जो पूछा एक फेज 4 ऑफ मिशन शक्ति विच इज द न्यूएस्ट फेज जिसमें कि कई कंपोनेंट्स नए ऐड हुए हैं और साथ ही एक बजट पे भी क्वेश्चन है जो हमने पूछा था जहां पे वेलफेयर स्कीम्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट बजट में क्या आया था वो हमने पूछा. यहाँ पे लास्ट डेकेड में यानी एक लार्जर रिव्यू उसी का क्वेश्चन कमीशन ने पूछा था. सो थीम हैज टू बी कैप्चर्ड, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अगेन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अनदर डायरेक्ट हिट. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रोल ये हमने पूछा था, अलीगढ़ एंड लखनऊ नोड्स ऑफ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. यहाँ पूछा गया एनालाइज इन डिटेल द रोल ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल एंड रीजनल डेवलपमेंट इन यूपी. सो अगेन वी मेड द क्वेश्चन मोर स्पेसिफिक. जो क्वेश्चन पूछा गया वो थोड़ा जेनेरिक था, रिपीटेड थीम थी, एक गैप ईयर था और एक ऑल्टरनेशन का बहुत एक क्लियर एग्जांपल था. सो ऑल्टरनेशन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का किस चीज से होता है? मतलब 2023 के पेपर से 2025 के पेपर में अब ये ऑल्टरनेटिवली तो 4 में नहीं आया था. हाँ, तो बेसिकली हर साल एक साल स्किप करके बहुत सारी थीम्स रिपीट होती हैं एंड दिस वाज थैंकफुली वन ऑफ देम. So next, again, a direct hit. New drone policy was in news in Uttar Pradesh. 2023 में आई थी. So we asked this question and its application in agriculture, disaster management and health, including the drone Didi scheme.
which is a central government scheme, which was in news. अब यही क्वेश्चन ड्रोन दीदी योजना ऑफ उत्तर प्रदेश पूछ लिया, और how the scheme contributes to empowerment of women in rural areas. So again, drones as a matter of technology plus social welfare were asked. तो जो मैंने आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि टेक्नोलॉजी एंड सोशल वेलफेयर, जैसे आपने एथिक्स में कहा कि गवर्नेंस एंड एआई एंड एथिक्स, सो ऑल दीज थिंग्स, सोशियो टेक्नोलॉजिकल ब्लेंडिंग, यस यस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी का एक ब्लेंड पूछा जा रहा था, उसमें ड्रोन्स वर फॉलिंग इन दैट इंटरसेक्शन, एंड अगेन अ डायरेक्ट हिट. नेक्स्ट, the Uttar Pradesh startup policy and the major challenges in attracting investment. Again, investment का हमने देखा था कि investment बार बार पूछा गया था, तो same question got repeated in, you know, two of our questions got repeated in a single question of the exam. So this showed कि कैसे again investment as a topic was very important, और उसको digital empowerment से connect करके हमें दिखाना था. So these were the questions, and hopefully when we resume our mains answer writing program, especially for PCS, so a lot of good response will be there, and we will try to hit even more questions. जैसे जैसे time progress करता है, we'll work on it more and more, and hopefully next year will be, you know, a higher hit ratio from our side. And more than just hitting it, it's also very important to study these topics in a way that you can answer your questions in the examination, even if you didn't know कि क्या आने वाला है, even if you didn't prepare for it, but while studying, आपने उनको ऐसे फ्रेमवर्क्स में पढ़ा हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है. सो योर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन स्टडीइंग थीम्स व्हिच आर लिंक्ड, व्हिच आर आस्क्ड, व्हिच आर रिकरिंग एंड व्हिच आर repetitive. And in case you are not able to do it on your own and you want to seek help, you can contact us and we will be happy to help you. Overall, the UPPCS Mains 2025 एक higher level का exam था. GS 3 and 4 were tougher. 1 and 2 were on the average side. 5 and 6 as always a new challenge, जिसको कि बहुत dynamically tackle करना है by integrating information from your core GS as well as the syllabus topics, correlate करके, gaps identify करके, recurring themes identify करके, एक आपको consolidated notes बनाने हैं, जिसको कि आप next year बस revise करके सीधा देने जाएं, जहां से कोई ना कोई point आपका use हो जाए. So thank you and hope this video was beneficial. All the best.